नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, दीपा के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी 2024 की तैयारी अपनी तेज कर दी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। यह है कि आज दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक है। बैठक में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। पहले आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक होगी और फिर उसके बाद दूसरी जो मीटिंग होने वाली है वो दोपहर करीब 12 बजे हिमाचल प्रदेश के नेताओं की होगी। हिमाचल प्रदेश के नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो आज दो राज्यों की बैठक कांग्रेस की। राज्य संगठन जो है उसके पेच कसने का यहां पर प्रयास, उसको गैल्वेनाइज करने की कोशिश, उसको संगठित करने का प्रयास यहां पर कांग्रेस का। कल राज्यवार बैठक हुई, आज दो राज्यों की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। और देखिए, मिशन 2024 कांग्रेस का मेगा मंथन किया है, इसके बारे में जानकारी आपको तफसील से हम देने जा रहे हैं। कल जिन जिन राज्यों की बैठक हुई उसके बारे में और आज जिन राज्यों की बैठक होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी आपको हम देंगे। देखिए आप, मिशन 2024 कांग्रेस का मेगा जो मंथन है वो राजेंद्र। बिल्कुल, कल कहां के नेताओं के साथ बैठक हुई आपको बता देते हैं। बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ कल कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक की। और देखिए, आज कहां के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग, मंथन और उसके बाद आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ में भी बैठक होने वाली है। ये तैयारी है 2024 की। कल जो बैठक हुई, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के नेताओं को राहुल गांधी ने चेताया, ये भी बड़ी बात सामने आई। और आज भी बैठक होने वाली है हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ में। राज्यवार संगठन को मजबूत करने का प्रयास यहां पर कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से पहले। और इसी बीच में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। आज भी दिल्ली में कांग्रेस का मेगा मंथन। आज आंध्र और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी आला कमान की। और चूंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल होंगे। दो राज्यों में आज क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की और क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर आज विचार मंथन होगा दिल्ली में। और ये दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। एक दक्षिण का राज्य और एक उत्तर का राज्य। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इन बैठकों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जैनेंद्र, कुछ लोग जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रही हैं। इसके बारे में तो मैंने दर्शकों को बताया है, लेकिन चूंकि दो राज्यों में यह बैठक है, और कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में दिखाई देंगे, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, जहां तक हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, ये तीन प्रमुख चेहरे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है। ये तीन प्रमुख चेहरे। और इसके अलावा हर प्रदेश की जो बैठक हो रही है लोकसभा तैयारियों को लेकर कांग्रेस की, उसमें उस प्रदेश के कम से कम 25 नेता जरूर बुलाए जा रहे हैं। तो तकरीबन उतने ही नेता आज हिमाचल प्रदेश के भी आएंगे। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश कांग्रेस के साथ भी बैठक है कांग्रेस लीडरशिप की। तो आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और नए प्रभारी मणिकम टैगोर आएंगे। चूंकि दक्षिण के दो राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने बैक टू बैक जीत हासिल की है, अब नजरें हैं कांग्रेस की आंध्र प्रदेश पर। हालांकि वहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना बनाया था कांग्रेस ने और इसके कारण आंध्र प्रदेश में सेंटिमेंट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ चले गए। कोशिश कांग्रेस की है कि इस लोकसभा चुनाव से रिवाइवल यानी वापसी की शुरुआत की जाए। और उसी के मद्देनजर आज पहले आंध्र प्रदेश की बैठक है और फिर हिमाचल की बैठक है। और ये सारी बैठकें राजेंद्र लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर की जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप रहे हमारे साथ। पहले जो है वो आंध्र की बैठक होगी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बैठक होगी। जैनेंद्र ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेता पार्टी नेतृत्व को हल्के में ना ले, राहुल ने कहा। और राहुल गांधी ने कहा कि किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनका निशाना सिद्धू पर था, नवजोत सिंह सिद्धू पर। राजेंद्र, बिल्कुल, ये बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की हिदायत, अनुशासनहीनता न करें। इस बारे में कुछ और डिटेल्स आपको देने का वक्त है। पंजाब की मीटिंग में राहुल गांधी ने क्या कहा है, आइए आपको
अब विस्तार से हम बताते हैं, इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है, पार्टी नेतृत्व को हल्के में न लें। यह बात कही है कल की मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी ने। और देखिए, सिद्धू पर निशाना साधा। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे सिद्धू पर यह हमला किया, निशाना उन पर साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। ये उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में बिना वक्त गवाए अब सीधे 2024 की तैयारी करें। पंजाब की मीटिंग कल हुई और पंजाब की मीटिंग में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, देखिए, अनुशासनहीनता जो कुछ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ना करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व को हल्के में लेने के बारे में आप ना सोचें, और साथ ही सिद्धू पर निशाना साधा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। और देखिए, राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को जो सख्त हिदायत दी, खासतौर पर नाम लिए बिना जिस तरह सिद्धू पर निशाना साधा, अब उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, उसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसमें सिद्धू नजर नहीं आए। सिद्धू ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और वहां से वो निकलते हुए दिखाई दिए। सिद्धू की ये तस्वीर उसी वक्त की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए आप, जब वो मीटिंग के बाद वहां से बाहर निकल गए थे, सिद्धू तो वहां से चले गए थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस के बाकी जो नेता मीडिया से मुखातिब हुए, राहुल गांधी की नसीहत को दोहराते हुए इशारों ही इशारों में उन्होंने भी सिद्धू पर ही निशाना साधा। जो डिसिप्लिन है, आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ने भी उस पर जोर दे के कहा है भाई इनडिसिप्लिन कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन रखना होगा। आज की मीटिंग के अंदर आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, कौन कौन लोग उसके अंदर किस किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, किस प्रकार की तैयारी है, बूथ को लेकर, ज़िला को लेकर, ब्लॉक को लेकर, उसके ऊपर बात हुई है। इस और हर साथी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। डिसिप्लिन किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन सख्ती से लागू भी किया जाएगा। जिस तरीके के कई बार हमारे कोई इंडिविजुअल बयान आते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान रखेगा। उसके लिए भी ये बात हुई है कि जो डिसिप्लिन है बहुत ज़रूरी है, इसको कायम किया जाएगा और सबको कह दिया जाएगा। बस एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होगा, न करने देंगे। ये बड़ा बयान, ये महत्वपूर्ण बयान। परगट सिंह कांग्रेस नेता, वो कह रहे पंजाब के वोटर आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है उसमें तो किसी को हर चीज़ का पता ही है, और मेरा ख्याल है कि जितनी परफॉर्मेंस इनकी खराब है पिछले 1.25 साल में, शायद ही ऐसी किसी सरकार की खराब हो। मेरा ख्याल है कि ये पहली ऐसी सरकार होगी जो 2-2.25 साल में इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी कि ये शायद कोई ही सीट जीतने में कामयाब हो। मैं आपको बता देता हूँ, गठबंधन नहीं होगा और ना हम इसको होने देंगे। देखिए, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि क्या पंजाब में आप और कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ आगे दिखाई देगा, इसके आसार बनेंगे क्या? इस पर ये बड़ी बात कही है प्रगट सिंह ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अब सीधे जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाओं को एकदम सिरे से खारिज कर दिया है प्रगट सिंह ने। जैनेंद्र, जो कल भी हमने खबर दिखाई थी कि हो सकता है ऐसे आसार बन सकते हैं आने वाले वक्त में, अब प्रगट सिंह ये कह रहे हैं कि ना तो गठबंधन है, ना होगा कभी आने वाले भविष्य में। जैनेंद्र, नहीं, देखिए, प्रगट सिंह अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और इसी तरीके की मिलीजुली राय पंजाब कांग्रेस में तमाम नेताओं की है। कई नेता है जो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, और उनका नजरिया यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और सरकार के खिलाफ जो माहौल है वो, और केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल है वो दोहरा फायदा कांग्रेस उठाने की स्थिति में है पंजाब में फिलहाल। लेकिन अगर गठबंधन हो जाएगा तो फिर पंजाब में जो भगवंत मान सरकार के खिलाफ कथित माहौल है उसका फायदा नहीं मिलेगा, उल्टे उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, जो हमने खबर दिखाई, कांग्रेस लीडरशिप और खासतौर पर राहुल गांधी ने पंजाब के नेताओं को जो सख्त शब्दों में कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहीं ना कहीं उसका एक पहलू यह भी था कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तय है पंजाब में कांग्रेस का। जब कांग्रेस के नेता आपस में मिलकर के नहीं रहते, वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में मिलकर कैसे रहेंगे, ये एक बड़ा चिंता का सबब है कांग्रेस लीडरशिप के लिए। और इसीलिए सख्त शब्दों में राहुल गांधी ने एक तो फटकार लगाई और इनडायरेक्टली जो है वो तमाम नेताओं को और खासतौर पे सीनियर नेताओं को ये ताकीद की कि लीडरशिप को हल्के में ना लें। और उसकी वजह यही थी कि एक तो आप पंजाब कांग्रेस में मिलजुल कर रहिए, और आने वाले दिनों में, हालांकि ये ऐलान नहीं किया लेकिन चूंकि गठबंधन तय है,
इसको लेकर के कोई बयानबाजी ना हो, जी, इस लिहाज जी, से जी। भी कांग्रेस लीडरशिप ने अपने नेताओं को ये नसीहत दी है। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग राय है, लेकिन गठबंधन तय है। आने वाले 1-2 दिनों में इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका जयेंद्र। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। कांग्रेस आलाकमान ने कल बिहार के नेताओं के साथ भी बैठक की और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के प्रयास हुए। और देखिए कल जो है वो बिहार के नेताओं के साथ भी मंथन किया गया, बिहार के नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई कांग्रेस आलाकमान की, और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति क्लियर करने की कोशिश की गई। कुछ डिटेल्स हैं कल की बैठक को लेकर, उसके बारे में आपको बता दें। सीट शेयरिंग की टेंशन बिहार पर जो कांग्रेस का मंथन है वो शुरू हुआ कल के दिन। बिल्कुल, आलाकमान ने क्या कहा आपको बताते हैं। कल की मीटिंग में महागठबंधन सरकार मजबूत है, यह आलाकमान ने वहां पर बिहार के कांग्रेस नेताओं से कहा है कि किसी भ्रम में न रहे, महागठबंधन सरकार बिहार में मजबूत है। और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ये बिहार के नेता क्या बोले ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए आलाकमान ने कहा कि मेहनत के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है, और बिहार के नेता क्या बोले देखिए, सीट बंटवारे को लेकर लचीले रहेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। बिल्कुल, तो आलाकमान ने स्पष्ट किया कि मेहनत के लिए हर कार्यकर्ता तैयार रहे, लेकिन बिहार के नेताओं ने कहा कि सीट जो बंटवारा होगा बिहार में उसको लेकर हम लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे, लचीला रुख अपनाएंगे। मीटिंग के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एबीपी न्यूज से बात की। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमेटी की 29 तारीख को बैठक होगी, इसमें वो अपनी बात रखेंगे। और साफ कर दिया कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस का रुख लचीला रहेगा, जोर रहेगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें वहां पर मिले। सबको ये जानना है कि बिहार में आप लोग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, इसका एक प्रोसेस है, और मैं बता दिया कि 29 तारीख को जो अलायंस कमेटी बनी है एआईसीसी की, उसके सामने सीटों पर जाके चर्चा करनी है, और 29 तारीख को जाके हम अपनी बात रख देंगे। पीसीसी के तरफ से मैं और सीएलपी जाके हम लोग उस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहूँगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलें और जीतने वाली सीटें मिलें। और मतलब क्या कोई आंकड़ा बताना चाहेंगे सर? कोई पिछली बार आप लोग आपके पास बताने के लिए नहीं है, इंटरनल उसमें आप मेरी कोई मदद भी नहीं कर जी। पाए। एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से ये पता चला है कि 17 सीटें जेडीयू, 17 सीटें आरजेडी, 4 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें वाम दलों को। ये एक फार्मूला है अंदरूनी। आप अपना सूत्र ठीक करने का कोशिश करिए। कह रहे हैं कांग्रेस 4 से ज्यादा। आपका सूत्र ही नहीं ठीक है। सर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की कमान देने के या संयोजक बनाने की मांग जेडीयू की तरफ से तो की जा रही थी। अब शकील अहमद खान जो आपके विधायक दल के नेता हैं, उनकी तरफ से इस तरीके के संकेत आए हैं। क्या नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? ये सब बयान से बचना चाहिए लोगों को। और देखिए उधर लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि चर्चा है कि लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। माना यह जा रहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले लल्लन सिंह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और खबर ऐसी है कि लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा था। इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि लल्लन सिंह की विदाई क्यों हो रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न है, लल्लन सिंह इस्तीफा क्यों देना चाह रहे हैं? नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का दावा किया था, लालू परिवार से बढ़ गई थी करीबी। और देखिए इंडिया का संयोजक बनाने का भी दिखाया था सपना, और साथ ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बर्ताव से कई नेता नाराज। सूत्रों के हवाले से ये जो बात सामने आई, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का भी सपना दिखाया था, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही ये भी कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बर्ताव से कई नेता पार्टी में ही नाराज बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। पहले प्रकाश के पास चलते हैं। इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई बहुत गहरी जानकारियां उनके पास हैं। इस बात की चर्चा लगातार कई दिनों से है प्रकाश, तो ये फाइनली अनफोल्ड कब तक हो सकता है और स्थितियां आगे क्या बन सकती हैं? देखिए, नीतीश कुमार कल 28 तारीख को सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और वहां पर कल ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। उसमें हालांकि नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे, लेकिन 29 तारीख को अहम बैठक है, जो सुबह में जो पहले पाले में
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ललन सिंह उसमें इस्तीफा का ऐलान करेंगे और वहीं पर फिर से एक बार ये मांग उठेगी, ये प्रस्ताव आएगा कि नीतीश कुमार को संभालना चाहिए पार्टी हित में और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रस्ताव पारित होगा जो राष्ट्रीय परिषद में जाएगा और फिर वहाँ अंतिम मुहर लगेगी। इस तरह की बातें सामने आ चुकी है। अब नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे कि उनको कब क्या कैसे क्या करना है। पर यह भी बात है कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी और जिस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि विचार करिए और लोकसभा चुनाव तक रहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो फिलहाल जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। इसके पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार रहे थे जब शरद यादव के से उन्होंने कमान ली थी और कुछ दिनों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरसीपी सिंह को दे दिया था। हालांकि आरसीपी सिंह बाद में किस तरह से हटाए गए ये भी सबने देखा है और अब ललन सिंह भी इस्तीफा दे रहे हैं तो जाहिर है कि ये सारा मामला जेडीयू के अंदर खाने में जो कुछ भी चल रहा था उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या संकेत मिल सकते हैं उसे देखने की जरूरत है। जेडीयू के भीतर चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ये जानकारी आप दे रहे हैं। और कल और परसों तो दिल्ली में बैठक होनी है जेडीयू की, जो भी होगा वो तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि पार्टी के अंदर कोई विवाद है ही नहीं। अशोक चौधरी अभी ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को भी खारिज कर रहे हैं और संवाददाता प्रकाश कुमार ने अशोक चौधरी से बात भी की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी। अशोक जी, ये इस्तीफा दे रहे हैं क्या ललन जी? देखिए, ये हमारे दोनों ललन सिंह और हमारे नीतीश जी एक हमारे शीर्षस्थ नेता हैं पार्टी के और हमको तो आज तक हमें जानकारी नहीं है कि कोई इस्तीफे की बात है या ललन सिंह जी के हटने की कोई बात है। ये तो एक पॉलिटिकल बज़ क्रिएट किया गया है बिहार में कि इस तरह की कोई बात हो रही है। और जहाँ तक सुशील मोदी जी का है, अब सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है उसकी कंट्रोवर्सी को हवा दे रहे हैं बयान दे करके कि जनता दल यूनाइटेड में क्या कंट्रोवर्सी है उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ ठीक नहीं हो। तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट है उनका। बीजेपी को ये दिखाना कि हाँ भविष्य में जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना बीजेपी का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इसमें नीतीश जी तो हर वो सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और उनको हम समझते हैं कि लंबे समय में कब क्या करना है नहीं करना है उसकी जानकारी, उसके लिए ना वो किसी से एडवाइस लेते हैं, वो ना किसी से सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और ना किसी को ये सब चीज़ बताते हैं। तो पता नहीं सुशील मोदी कैसे गारंटी ले रहे हैं नीतीश जी के। हमको तो लगता है सुशील जी काम किए होंगे, बहुत से ऐसे भी समय आए हों जिनको पता नहीं होगा कि कैबिनेट में क्या निर्णय हो रहा है और बीइंग अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो हाउ कैन ही टेक अ गारंटी कि क्या होने वाला है 19 को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी कोई संभावना या प्रस्ताव है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम न नीतीश जी इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, न इस तरह के डिसीजंस में वो किसी को शेयर करते हैं। इस तरह के डिसीजन नीतीश जी के अपने होते हैं, लेकिन नीतीश जी का और ललन सिंह जी का जो संबंध है वो बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि एक फ्रेंडली और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और लंबे समय से पॉलिटिकल। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर राजनीति के मैदान में क्या बयान सामने आ रहे हैं। ललन जी उस पार्टी में हैं क्या भाई, क्या टेकर थे? तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी से दोनों से लड़ेगी और दोनों को 2024 में हराने का काम। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। ना वो नाराज हैं और ना वो निराश हैं,
मीडिया और भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उनके द्वारा जो पत्र हमें मिला है ललन सिंह जी से 28 तारीख को 29 तारीख को जनता दल यू की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और पदाधिकारियों की बैठक। नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है, तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। अब जेडीयू में हलचल को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए नीतीश की चुनौतियां क्या है, वो पार्टी के भीतर और बाहर, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उससे आपको हम रूबरू करवा दें। देखिए, नीतीश की चुनौती पार्टी के अंदर पार्टी में कलह दूर करना, ये चुनौती नीतीश कुमार के सामने, और पार्टी के बाहर सरकार में सत्ता संतुलन। बिल्कुल, ये नीतीश की चुनौतियां हैं। पार्टी के अंदर विधायकों और सांसदों पर बीजेपी की नजर है, ये उनकी चुनौती है, और पार्टी के बाहर चुनौती है लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की, बेहतर प्रदर्शन की। हम नीतीश की चुनौतियों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में आपको बता रहे हैं। और देखिए, पार्टी के भीतर जो है आरजेडी की महत्वाकांक्षा, ये बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, और साथ ही पार्टी के बाहर मन मुताबिक सीट बंटवारे में हिस्सेदारी, अब ये भी बहुत बड़ी चुनौती, इससे पार पाना होगा नीतीश कुमार को। बिल्कुल, और पार्टी के अंदर हम आपको बताएं कि सांसदों विधायकों को एकजुट रखना उनकी चुनौती है। दूसरी ओर पार्टी के बाहर गठबंधन के जो साथी हैं उनको जोड़े रखना भी उनकी चुनौती है। अंदर और बाहर दोनों प्रकार की चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने खड़ी हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश कुमार भी जानकारी दे रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर और जेडीयू की हलचल को लेकर, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। सीधे अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब जेडीयू के नेता तो भले ये कहें कि ऑल इज वेल, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं कि पार्टी में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ी हलचल चल रही है, जिसको जेडीयू के नेता हालांकि नकार रहे हैं। आपके पास अब क्या जानकारी है, क्योंकि कल और परसों जो बैठक होने वाली है दिल्ली में जेडीयू की, उससे ये तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए दीपा, अभी जो प्रकाश जी बात कर रहे थे उस बात में बहुत कुछ साफ हो रहा था, और जो उन्होंने सवाल किया अशोक चौधरी से, और जो अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे वो बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा था। वो बार बार ये कह रहे थे कि एक कंट्रोवर्सी जिसको कि बीजेपी हवा दे रही, यानी कि वो परोक्ष में मान रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता, यानी कि नीतीश जी का वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश जी ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और बार बार वो कह रहे हैं हमको नहीं लगता है। इसका मतलब है कि वो भी इस बारे में श्योर नहीं हो पा रहे हैं, और यही दुविधा है। हमारी जो जानकारी ये है, यहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ सबसे बड़ी, आप जो नीतीश की चुनौती अभी गिना रही थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जेडीयू के अंदर के जो अलग अलग धड़े हैं, और धड़े में इसलिए कह रहा हूँ कि जेडीयू एक लंबे समय तक बीजेपी के साथ रही है, और एक तबका अभी भी जेडीयू के अंदर ऐसा है जो बीजेपी से सिंपैथाइज करता है। क्या लल्लन सिंह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस धड़े को साथ लेकर चलने में कामयाब हुए? क्या नीतीश कुमार को इंडिया में जो मुकाम मिलना चाहिए था वो उनके वहां बतौर जेडीयू प्रेसिडेंट और वहां पर इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेते हुए क्या वो उसको पुश कर पाए? क्या वो लोकसभा के मद्देनजर पार्टी को तैयार कर पाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लल्लन सिंह के कार्यकाल से नहीं मिल पा रहे हैं। और जो असंतोष है पार्टी के भीतर, हमारे सोर्स ये भी बताते हैं कि जो असंतोष है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, और खास तौर पर जो मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग जो डिवीजन है उसको एक करके चलने की क्षमता को लेकर के, ये सारी बातें, और ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार ही वो सर्वमान्य नेता हैं जो पार्टी को इस विषम स्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। स्वाभाविक है, बिल्कुल अभिषेक, और ये बात नीतीश की पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बात की है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये बड़ी खबर। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल, नीतीश की पार्टी में भी लगातार हलचल है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, और सुशील मोदी का कहना यह है कि इंडिया गठबंधन नीतीश को पीएम का उम्मीदवार बना देगा, ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से ये जो अंदर कलह की बातें या फिर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं जेडीयू को लेकर, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है सुशील मोदी ने। और आगे बढ़ेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी राजनीतिक खबर,
राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे 14 जनवरी से। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। नाम है इसका भारत न्याय यात्रा। चलेगी ये 20 मार्च तक। 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की यात्रा होगी 14 जनवरी से 20 मार्च तक। आपको सीधा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा। उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल हैं, वेणुगोपाल जी आपको जवाब। One more thing, this yatra, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji will flag off on 14th at Imphal. Details of this yatra, everything we will inform you later. We are working on that. तो देखिए, भारत न्याय यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयराम रमेश को आपने सुना। उन्होंने कहा कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं 14 जनवरी से 20 मार्च तक। मंगलवार शाम को इजरायली एम्बेसी के पास पृथ्वीराज रोड पर ब्लास्ट के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एनआईए की टीम घटनास्थल पर वहां पर पहुंची। धमाके की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कहा यह जा रहा है, कुछ अहम सुराग वहां पर लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को धमाके की जगह पर 2 संदिग्ध नजर आए हैं। और सूत्रों की माने तो सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए आप, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है, पूछताछ की जा रही है उस जगह पर जहां पर कल धमाका होने की बात है। इजरायली एम्बेसी के पास ये संदिग्ध धमाका हुआ। एनआईए की टीम घटनास्थल पर है और सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन 2 संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास होगा, एनआईए का भी और पुलिस का भी। ये देखिए आप, पुलिस भी वहां पर, एनआईए की टीम भी वहां पर घटनास्थल पर। इजराइल एम्बेसी के नजदीक मंगलवार की शाम को हुए
संदिग्ध धमाके की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है, जहां सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम ठीक पृथ्वीराज रोड पर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास एक संदिग्ध धमाका हुआ। करीब 100 मीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ बाकी सभी एजेंसीज मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंची। किस तरह का धमाका था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या कोई केमिकल ब्लास्ट था या फिर ये संदिग्ध धमाका कुछ और ही था, अभी तक पुलिस के अधिकारियों को ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन ठीक इस जगह से कुछ एग्जिबिट्स मिले हैं जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस को इस जगह से एक लेटर भी बरामद हुआ है। वो चिट्ठी इजराइल जो राजदूत है उनके नाम लिखी गई थी और इसके ऊपर सर अल्लाह रेजिस्टेंस नाम का एक ग्रुप का जिक्र था। तो क्या जो सस्पेक्ट सीसीटीवी में नजर आ रहे थे ये वही लोग थे जिन्होंने इस संदिग्ध धमाके को यहां पर अंजाम दिया? आखिरकार कौन थे ये लोग? इस बात की पड़ताल में दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसीज जुट गई है। 2021 में भी इजराइल एम्बेसी के पास कुछ इसी तरीके से एक धमाका हुआ था, उसमें बॉल बेयरिंग और शार्प नेल्स भी पुलिस को बाद में बरामद हुए थे। हालांकि अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से ये एक संदिग्ध धमाका यहाँ पर हुआ, मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है इस चिट्ठी के मिलने के बाद और इन सस्पेक्ट के नजर आने के बाद। फिलहाल जो पुलिस है इन सस्पेक्ट्स का जो सीसीटीवी के जरिए जो रूट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आगे किस तरफ गए थे, कौन ये लोग हैं, क्या वाकई में जो ये धमाका हुआ कहीं ये कोई एक बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। वरुण, 2 संदिग्धों की बात सामने आ रही है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, क्या इनके बारे में कोई प्राइमरी जानकारी पुलिस के पास या एनआईए के पास अभी तक? देखिए बिल्कुल 2 संदिग्ध सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। साथ ही जो इलाके में जो डंप डाटा है वो पुलिस ने उठाया है। 5000 से ज्यादा नंबरों की स्क्रूटनी कर उनकी पड़ताल की जा रही है। अभी आप देखेंगे घटनास्थल पर एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है उसको यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि एक बार फिर से एनआईए के साथ जो घटनास्थल है जहाँ पर ये पूरा का पूरा संदिग्ध धमाका हुआ उसकी पड़ताल करने में जुटी हुई है। कुछ एग्जिबिट्स जो हैं वो यहाँ से उठाए थे, फॉरेंसिक टीम को भेजे गए हैं जिससे पता चले कि ये ब्लास्ट किस तरीके का है। आप देखिए सामने जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ देखिए डॉग स्क्वाड की टीम जो है ये अब यहाँ पर मौके पर बुलाई गई है और इन डॉग स्क्वाड के जरिए पूरे घटनास्थल की पड़ताल की जा रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लो इंटेंसिटी का इजरायली एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ वहां पर एनआईए की टीम भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस वहां पर है, ये जानकारी आप दे रहे हैं और साथ ही साथ 2 संदिग्ध वहां पर आसपास देखे गए थे, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी और एक चिट्ठी का जिक्र भी आप कर रहे हैं। इन सभी को जोड़ते हुए जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया वरुण, आप नजर बनाए रखें। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और श्रीनगर से इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे पास है वो आपको बता दें। लावापोरा इलाके में संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है, ये कहा जा रहा है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया गया है एहतियात के तौर पर। ये बड़ी खबर है। लावापोरा इलाका श्रीनगर का, वहां पर इस इलाके से संदिग्ध वस्तु की बरामदगी हुई है, ये बड़ी खबर। पुलिस वहां पर मौजूद है, साथ ही बम निरोधक जो दस्ता है वो भी मौके पर मौजूद। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये है क्या। साथ ही ट्रैफिक जो इस रूट पर चलता था उसको अभी फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, जब तक इसको निष्क्रिय नहीं किया जाता, इसको नष्ट नहीं किया जाता। वो जो संदिग्ध वस्तु मिली है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं सुरक्षा बल और पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद। कोहरा इस वक्त वहां पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर से एक संदिग्ध वस्तु मिली। लावेपुरा इलाके में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये बरामद की गई है और उसके बाद ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वो संदिग्ध वस्तु इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लावेपुरा इलाका जहां से ये संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है